ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके बारे में अपने पढ़ा था। तो ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसमें ऊर्जा का निर्माण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक वाहक से दूसरे वाहक कणों में होता है तो उसके बाद में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आज अपने इस वीडियो में एटीपी, अब वो ऊर्जा बनती है तो उस एटीपी का संश्लेषण रसायन प्रासंगिक सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार होता है। तो रसायन प्रासंगिक सिद्धांत के अनुसार एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है उसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में श्वसन है और इसका उपयोग किसमें? ऊर्जा निर्माण में किया जाता है और जो ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी के विघटन से अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या मिलता है इससे? एटीपी के विघटन से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट प्राप्त होते हैं। एटीपी तथा एडीपी अकार्बनिक फास्फेट प्राप्त होते हैं। और इसी ऊर्जा के प्रयोग से विभिन्न जैविक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में किया जाता है। इसलिए एटीपी को कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। इसलिए एटीपी ऊर्जा को कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन है तो एटीपी को सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और इसका निर्माण ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण और प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण के द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। पीटर मिशेल ने 1961 में एटीपी संश्लेषण के लिए रसायन प्रासंगिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को किसने दिया? पीटर मिशेल ने रसायन प्रासंगिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एटीपी के रसायन प्रासंगिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया और हरित त्वक दोनों में ही एटीपी के जो संश्लेषण है उसको प्रदर्शित करता है। यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया
प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार धन आवेशित प्रोटॉन का इस सिद्धांत के अनुसार धन आवेशित प्रोटॉन का धनावेशित प्रोटॉन होंगे उसका क्या माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक व जीवाणु झिल्लियों के आर पार गमन होता है। प्रोटॉनों का माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक व जीवाणु झिल्लियों के हरित लवक व जीवाणु झिल्लियों के आर पार गमन श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में श्वसन एवं यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं धनावेशित प्रोटॉन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक और जो जीवाणुओं की झिल्ली होती है उनमें गमन श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइम श्वसन में जो एंजाइम प्रयुक्त होता है और जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइम में ये एंजाइम क्या करते हैं श्रृंखलाओं द्वारा होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा नियंत्रित होता है। एंजाइम इलेक्ट्रॉनों के श्रृंखलाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो रसायन प्रासरणी सिद्धांत है तो रसायन प्रासरणी प्रासरण मतलब अधिक सांद्रता से गमन अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं का गमन होता है। तो इसमें वही जो धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं उनका गमन श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में जो प्रयुक्त एंजाइम होते हैं उन एंजाइम श्रृंखलाओं द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके कारण झिल्ली के दोनों तरफ एक विद्युत रासायनिक इसके अनुसार झिल्ली के दोनों तरफ एक विद्युत रासायनिक झिल्ली के दोनों तरफ एक विद्युत रासायनिक प्रवणता झिल्ली होती है जो कोशिका की उसके दोनों तरफ एक विद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है। जो
सांद्रता में अंतर झिल्ली के आर पार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में अंतर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में अंतर या पीएच मान में अंतर या पीएच मान में अंतर। फर्स्ट पॉइंट ये है विद्युत रासायनिक प्रवणता का। फिर दूसरा, झिल्ली के आर पार विद्युत विभव में अंतर। झिल्ली के आर पार विद्युत विभव में अंतर ये दोनों घटक मिलकर प्रोटॉन गतिदायी बल उत्पन्न करते हैं। ये वाले दोनों घटक मिलकर ये दोनों घटक मिलकर गतिदायी बल उत्पन्न करते हैं। गतिदायी बल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण प्रोटॉन सांद्रता प्रवणता के अनुसार प्रोटॉन है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, मतलब कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। तथा एटीपी एंजाइम एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट की सहायता से एटीपी का संश्लेषण करते हैं तथा एटीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट की एटीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट की सहायता से एटीपी का संश्लेषण करते हैं, की सहायता से एटीपी का संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से ये है कीमियो-ऑस्मोटिक सिद्धांत या रसायन एटीपी संश्लेषण का रसायन प्रासरणी सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कंप्लीट होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जितने भी इसमें चक्र थे वो सारे कंप्लीट होते हैं, जिसमें अपने क्या क्या पढ़े हैं, क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ, फिर इसमें अपने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। तो ये सारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया वाले पॉइंट्स थे। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी ऊर्जा यानी पादपों में एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न किस प्रकार की जाती है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही
ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो वह कौन कौन सी विधि है, उसमें किण्वन विधि है जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न किस प्रकार से होती है, उसके बाद में शर्करा का विघटन कैसे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले हैं। तो इस वीडियो में आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल कैसे टूटता है और अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।